अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास लातादाद किस्म के मैसेजेस रिसीव हुए हैं पाकिस्तान से और दुनिया के दीगर ममालिक से कि जो अभी सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, इसके हवाले से जो है ना वीडियो बनाएं और क्यों ऐसा हो रहा है। नवाज शरीफ वापस आ गया है, उसको सुना जा रहा है कि वज़ीर आज़म बनाने लगे हैं और सारे इस तरह के बड़े एकदम से ना पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच गई है। तो इसके हवाले से मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मैं जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से, कुछ मेरी जो अपनी राय है, मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा हमारी जो कौम है इसको समझ आए कि एक्चुअल में हक़ाइक़ हो क्या रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, ये कैलकुलेशन बेस होता है। मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है। मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस करता हूँ जिसमें से कुछ प्रेडिक्शन मेरी पूरी नहीं भी होती हैं और मोस्टली प्रेडिक्शन मेरी पूरी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने अगर कोई बात की है और वो पूरी नहीं हुई है तो वो मेरा आत्मी फैसला था। कैलकुलेशन बेस होता है। यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ जिन्होंने अजीब अजीब तरीके से जो है ना वो वीडियोस बनाना शुरू की हुई हैं। एक्चुअल में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं, बल्कि लातादाद ऐसे मौजूद हैं जो टेलीविजन में बैठ के सियासी सूरत हाल का जो हवाओं का रुख होता है उसको देख के प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। उसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं होता है, ग्राउंड रियलिटी के साथ नहीं होता है। यही वजह है कि मेरी वीडियोज़ बहुत कम आती हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक और उसके मुताबिक मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि आने वाले जो 6 माह हैं बड़े इंपॉर्टेंट होंगे वो, और उसके मुताबिक चीज़ें अपनी जो है ना वो अपनी अपनी जगह पर सेट होना शुरू होंगी, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। तो अगर मैंने वीडियो बनाई और मुझे फिर मैसेज आना शुरू हो गया, जी आपने दोबारा वीडियो नहीं बनाई, मतलब एक ही घंटे बाद, एक हफ्ते बाद, एक दिन के बाद जो ना लोग ये तवक्को रख रहे होते हैं, मेरे से कर रहे होते हैं कि मैं दोबारा से कोई जादू की छड़ी घुमाऊँ, फटाफट कोई अच्छी सी न्यूज़ लेके उनके पास आऊँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब बेसिकली अगर आप उस पे उसके एल्गोरिदम में जाएँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम में कि वो काम कैसे करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेक चल रही हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ उनके ऊपर कि वो किस तरीके से ढिठाई के साथ झूठ बोल रहे होते हैं बैठ के, बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं। मैंने पिछले दिनों खबर पड़ी थी, एक ऐसे चैनल पे यूट्यूब के किसी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो कहते हैं कि भाई साहब के जी आर्मी जो पिछले दिनों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो आर्मी चीफ है उन्होंने वोटिंग की थी, उसमें से 4 जनरल्स ने वोटिंग की है इमरान खान के हक में और 3 ने की है नवाज शरीफ के हक में। तो इसलिए जो है ना फैसले को मौखर कर दिया गया है, अदरवाइज़ नवाज शरीफ को सज़ा हो जानी थी और ये होना था, वो होना था। तो पाकिस्तान आर्मी की अगर कोर कमांडर मीटिंग के अंदर की बातें अगर बाहर आना शुरू हो जाए इतने इतने आसानी से, तो फिर वो उन जनरल्स के जो है ना वो जितने भी जनरल्स बैठे हैं हमारे ऊपर, या जो हमारी एजेंसीज हैं जो उसकी बिल्कुल साइडों पे काम कर रही होती हैं, तो फिर उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। तो ये इसको बोलते हैं ये फिफ्थ जनरेशन वॉर चल रही है। इसको समझने की कोशिश करें आप। में मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको बेसिकली हिस्ट्री का नहीं पता। और हिस्ट्री में सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको आपको उसके आसपास के जो खित्ते होते हैं, आसपास के जो ममालिक होते हैं, उनकी भी हिस्ट्री को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन कौन से ममालिक किन किन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने के लिए अच्छे या बुरे, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, क्या क्या डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करते हैं और किस किस तरीके से साजिशें करके या ताल्लुकात इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। दूसरी मैं बात करूँगा, बड़े मेरे मेरे अपने बड़े दोस्त ऐसे हैं जो इंडिया का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो एक बार माइंड में रखिएगा कि इंडिया 10 दफ़ा भी दोबारा पैदा हो जाए तो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है, इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप खाली जो हमारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और हमारे जो सहाफ़ी हैं, मैं उनको अक्सर बोलता हूँ लिफाफा सहाफ़ी हैं, और प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब चले जाइए, यहाँ भरे पड़े हैं लिफाफे सहाफ़ी, बहुत मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जो कि अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं गिरगिट की तरह। तो बहुत सारे ऐसे लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं बैठ के, और जो सादा लोग हैं उसके ऊपर बैठ के उनकी वो एनालिसिस सुन के उसके ऊपर अमल भी, यकीन भी कर लेते हैं कि शायद ये बंदा वाकई सही कह रहा है। क्योंकि उनका बात करने का तरीक़ेकार ऐसा होता है और बातों को अल्फाजों का चुनाव ऐसा होता है कि अगला शख्स जो है ना वो उनकी बात पे सोचने पे जो है ना वो एक दफ़ा आमादा हो जाता है कि हाँ जी शायद ये बात सही कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हिस्ट्री निकाल कर देख लें, इंडिया की जो अभी हालात हैं वहाँ पे आम आदमी के जो हालात हैं, पाकिस्तानी आज भी उससे कदरे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है। आज भी जो लोग इंडिया जा चुके हैं आप उनसे डिस्कस करें, रिसर्च किया करें, ना कि आप सुनी सुनी बातों पर यकीन करके आगे से उसके ऊपर उसको फैला दिया करें। इसके ऊपर बहुत सारी हदीस मौजूद हैं, कोई भी खबर आप तक पहुंचे तो उसके पहले तस्दीक कर लिया करें और फिर उसके बाद आगे फैलाया करें। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर चल रही है। इंडिया हमारा इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन एक नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन कई है इस वक्त।
रिसेंटली पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल का एक तजर्बा किया, उसके ऊपर क्या असर आ रही थी कि जी वो तजर्बा किया है, और बड़ी बातें मैंने देखी हैं जो आर्मी के खिलाफ बोली गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसके पीछे भी इंडिया मौजूद है। इंडिया जो है वो पूरी लॉबिंग कर रहा है हमारे पाकिस्तान की आर्मी को जो है ना मजीद डाउनग्रेड करने के लिए। मेरे पे, मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरे पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे कि जी मैं इनका टाउट हूँ, या मैं इनका एजेंसी का बंदा हूँ, या मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, या जो भी कर दिया गया। मैं सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं उस पाकिस्तानी हैसियत के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की रूह से, और जो मेरा अपना जो एक मालूमाती जो मेरे पास तजर्बा है, मैं उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन जो मैंने गेट की हुई है, जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उसके हवाले से जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो आम आदमी को नहीं पता। जनरल ज़िया के जिस वक्त जहाज़ को धमाके से उड़ा दिया गया था, उसके बाद से लेके पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हुए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब विराजमान हो गए थे 93 में, और उसके बाद उन्होंने हर चीज़ को, हर इदारे को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया और किक्स बैक शुरू कर दी। और नवाज शरीफ के दौर में ही बख्शिश का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था। जैसे हम होता ना, हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, वेटर आता है, उसको बाद में टिप दे देते हैं या बख्शिश दे देते हैं। तो ये नवाज शरीफ के दौर से पहले ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं थी, हिस्ट्री में मौजूद हैं। पाकिस्तान वजूद में आया, उसके बाद पाकिस्तान चला। अगर पाकिस्तान का ज़हजा इतना ही ख़राब था, तो फिर पाकिस्तान के जो पहले जो साल थे शुरू के, वो इतने अच्छे क्यों थे? पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुरखरू था, पाकिस्तान की मईशत बड़ी तरक्की कर रही थी। आप कराची को देख लें, आप 60s में चले जाएँ, 60s की बात जो आपके बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछे कि कराची, जो कराची में रहते हैं लोग, 60s के अंदर कराची क्या था? कराची एशिया का बहुत बड़ा हब था, बिजनेस हब था। इसको प्लान करके ख़त्म किया गया। किसने प्लान किया? अल्ताफ़ हुसैन साहब होते थे, वो आए और उन्होंने आके वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट की। उसके बाद वो भाग गए यहाँ से, मफरूर हो गए। अल्ताफ़ हुसैन की हिस्ट्री पढ़ लें, एंटी पाकिस्तान थे वो। उसके बाद और बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई कराची में, उन्होंने प्लान करके कराची का बेड़ा गर्क किया, ताकि कराची की जो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक हब है, इसको इसको ख़राब किया जाए, और उसके बाद जो है ना, इसको हम पाकिस्तान को माशी तौर पर ख़राब करें। ख्वाजा सिंह, एक मैं तकरीर सुन रहा था बैठे एक दफ़ा, काफ़ी पुरानी, उन्होंने बोला था कि जी पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं जीती आज तक, ना 65 की, ना कारगिल की, ना ये, ना तो वो, ना वो। तो ये सारे ब्लंडर्स हैं। ख्वाजा आसिफ को एजेंसीज हमारी जवाब दे सकती थी, बट उन्होंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो 2% के लोगों को जवाब देना बेहतर समझते नहीं, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, माजरत के साथ, किसी को बुरे लगे तो मैं माजरत चाह रहा हूँ पहले, कि आपने अक्सर वो किताब में या कहीं पे वो आपकी नज़र से गुजरी होगी ये मिसाल भी, कि अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो बहुत सारे कुत्ते अगर आप पे भौंक रहे हैं, तो अगर आप हर कुत्ते को खड़े होकर पत्थर मारना शुरू कर देंगे ना, या उसको चुप कराना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो उनका काम है भौंकना, उनको भौंकने दें, आप आगे निकले। तो हमारी जो एजेंसीज़ के अंदर अभी भी मैं बताता हूँ, इनविजिबल सोल्जर ऑफ इस्लाम जो बैठे हुए हमारे बहुत सारे, जो मुहब्बुल वतन है और पाकिस्तान के फर्स्ट डिफेंस लाइन है, और वो उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की जो फ़िज़ा में सांस लेते हैं सुकून का, और चैन की नींद सोते हैं रात को। तो अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता जंग लगती है, जिस तरह इराक का हाल हुआ है, लीबिया का हाल हुआ, और मुल्कों का हाल हुआ, यहाँ पर भी ये चीज़ें चल सकती हैं। तो इसलिए जो हमारे इदारे हैं, हमारे जो फ़ौज है, हमारे जो एजेंसीज़ हैं, उनको हम, मुझसे और आपसे सबसे ज़्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने डिफेंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अभी रिसेंटली दोबारा से गौरी का एक और तजर्बा किया गया है। असल में ये पैगाम है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया पाकिस्तान में दोबारा से, क्योंकि उनको ऐसा बंदा यहाँ पे चाहिए कि जो इसराइल के साथ जब जंग हो रही हो पूरी दुनिया की, तो पाकिस्तान उसमें एंटर ना कर सके। इसराइल अगर पूरी दुनिया में डरता है किसी से, तो सिर्फ पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम से डरता है, और किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में अमेरिकन थिंक टैंक्स बता चुके हैं कि ये ऐसी फ़ौज है कि अगर ये हमारे पास हो तो हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इस वक्त, स्पेशली इसराइल की जो ना नींदें हराम हुई हैं, और इसराइल को बचाने के लिए या उसको सेफ साइड देने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त नस्लकुशी कर रहा है, यानी कि वो इसराइल फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फ़लस्तीनी ख़त्म हो जाएँ और वहाँ पे मुसलमान बोलने वाला कोई ना हो, और हम कंप्लीट कब्जा करके अपना जो हमारा आगे प्लान एग्जीक्यूट करना है वो कर सकें। तो इसलिए उसके ऊपर सारी चीज़ें की जा रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी इन्होंने, कि जी हम ऐसा बंदा लेके आए जो हमारा टाउट हो, जो सबको पता है नवाज शरीफ साहब किसके टाउट हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पे, आप लोग ये भी सवाल करेंगे, जी पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो हमारे इदारे हैं, फिर वो मतलब बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, जो उनकी बात सुन के फटाफट और ये कर रहे थे। रजीम चेंज भी इसी का हिस्सा था। रजीम चेंज जो किया गया, आप देखें, अगर जब इन्होंने 9/11 का हमला करना था, पूरी दुनिया मानती है कि 9/11 का जो हमला वो जाली था, वो करवाया गया था अमेरिका की तरफ से। CIA का भी इसको नहीं पता था। तो ये उससे पहले भी उन्होंने रजीम चेंज किया था पाकिस्तान में, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके मुशर्रफ को बैठा दिया गया था। उनको अपना टाउट चाहिए था, ताकि जब हमला करें तो हमें पाकिस्तान के अंदर से जो है ना वो एक कोई मुखालफत ना मिले।
हमें ऐसा बना मिले। तो वही आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर से मुखालफत नहीं मिली, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे इदारों ने, बहुत सारे लोगों ने जाकर सर्विसेज दी हैं अफगानिस्तान में। कुछ गाइड थे, इंग्लिश बोलते थे वहाँ पे, बहुत सारी सर्विसेज पाकिस्तानियों ने दी थी। और जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये मसला करवाया था, वहाँ से अमेरिकन आर्मी सारी निकल के भागी है अपना अफगानिस्तान से, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी रोटियां बंद हो गई थी वहाँ पे, जिनकी फैक्ट्रियाँ अपने अपने बिजनेस चल रहे थे, और वो उनमें से एक भी शख्स वापस पाकिस्तान नहीं आया। वो सारे वहाँ से पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में भाग गए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मेरे पास, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो आप के दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी कि क्या ऐसा भी होता है या हो चुका है और हो रहा है। मैं फिर दोबारा से बात कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान के तमाम इदारों में से किसी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। इनडायरेक्ट ताल्लुक इतना है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, और एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशनल जो मुझे इन्होंने पहचान दी मेरे मुल्क ने, जैसा भी हूँ मैं अपने इदारों के खिलाफ या अपने जो काम करने वाले मेरे फौजी भाई हैं या जो उसमें जो मेरे जितने भी इदारों में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद वो उन इदारों के मुलाजमीन हैं। तो मैं उनके खिलाफ पर्सनली नहीं हो सकता, ऑफिशियली मैं हो सकता हूँ लेकिन पर्सनली नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स के यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारे लोग पर्सनली होकर गालियाँ निकाल रहे होते हैं इदारों को और बहुत चीज़ों को। ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, इंडियन लॉबी चल रही है पाकिस्तान में। आपके मेरे ही जैसे लोग हैं जो इंडियन हाथों में बिके हुए हैं और उनको पैसे मिलते हैं और वो यहाँ पे लॉबिंग करते हैं और खबरें झूठी चलाते हैं इस तरह की। जब तक आप खुद उतर के ग्राउंड रियलिटी में नहीं देखेंगे, वहाँ जाके मौजूद मौके पर चीज़ें नहीं देखेंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या जो मीडिया पे लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कितने परसेंट सही और गलत होता है। अब मैं आता हूँ एस्ट्रोलॉजी की तरफ। मेरे से बार बार सवाल हो रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात हो रही है, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है। देखें, जनवरी तक मोहलत है पाकिस्तान के पास, जनवरी या फरवरी तक। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी आज से काफ़ी टाइम पहले कि पाकिस्तान में मुझे इलेक्शन नवंबर में होते नजर नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। अभी मैं एक यूट्यूब को देख रहा था, बहुत सारे थंबनेल चल रहे थे कि जी इमरान खान साहब आएंगे, अगर ना आए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूँ, अपनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। कुछ कह रहे हैं जी वो आया ही आया और ये है तो वो है। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त मुतय्यन किया हुआ है। उस वक्त से एक सेकंड पहले या एक सेकंड बाद कुछ नहीं हो सकता। जब वो जो उसका वक्त लिखा है वो उसी पे होना है। खान साहब की जान को खतरा पाकिस्तान में था, आप सबने देखा। मैंने प्रेडिक्शन की थी, उसके कुछ अर्से बाद उन पर हमला हुआ। उसके बाद बहुत सारी मैंने ऐसी प्रेडिक्शन की थी खान साहब के बारे में जो 100% पूरी हुई। मैं इसके ऊपर कुछ शॉर्ट्स बना के आपके साथ पेश करूंगा, जो जो मैंने उसमें हाईलाइट्स दूंगा ताकि आपको पता हो कि मैंने किस किस डेट पे कौन सी प्रेडिक्शन की थी और पूरी हुई हैं। अच्छा, अब सीन ये कि पाकिस्तान के अंदर खान साहब के ऊपर बाहर की दुनिया से भी हमले का खतरा है, वो काफ़ी अरसे से है। और उनको, खान साहब को बेसिकली बचाने के लिए हमारे जो सोल्जर ऑफ इस्लाम हैं, उन्होंने जानबूझ के अंदर रखा हुआ है। आप लोगों तक ये बात शायद किसी ने ना बताई हो। मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों भी एक प्रेडिक्शन की थी और उससे पहले भी मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के अंदर से कुछ तब्दीलियाँ होंगी और फिर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। तो जो इंतजामी अंदर तब्दीलियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, बड़े अरसे से स्टार्ट हो चुकी हैं, और उनको अच्छी तरीके से दराक है कि खान साहब को किस तरीके से जो है ना उन्होंने बचा के किस तरीके से दोबारा से हुकूमत में लेके आना है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट की दी जाएगी। आज की खबर है, उनके ऊपर सोशल मीडिया के हवाले से कुछ केसेस बनाए जाएंगे, अभी स्टार्ट होगी उसके ऊपर, और उनके कैरेक्टर के ऊपर भी बातें उछाली जाएंगी और करप्शन के इल्ज़ाम कैरेक्टर के साथ जोड़े जाएंगे और बड़ा कुछ होगा। तो मैंने जो प्रेडिक्शंस की हुई हैं वो ऐसा नहीं होता कि मैंने आज प्रेडिक्शन की है तो कल पूरी हो जाएगी। कभी भी कोई भी जो प्रेडिक्शन होती है एस्ट्रोलॉजी के रूल से, किसी भी एक चीज़ के, किसी भी एक प्लैनेट को एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए जो मिनिमम टाइम होता है, वो चांद होता है, उसका मिनिमम टाइम होता है 27 डेज़ का। वो 27 दिनों में पूरा होकर ख़त्म हो जाता है। तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। उसने पूरा रेडियस 12 घरों में जो ज़ायचे में घूमना होता है उसने 27 दिन में घूम लेना होता है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्पीड्स हैं। जैसे वीनस है और भी मार्स है, फिर उसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स इस तरह के चल रहे हैं जिनकी अपनी अपनी स्पीड है। तो जब भी कोई आपको प्रेडिक्शन, आप किसी एस्ट्रोलॉजर की सुनते हैं तो गौर किया करेंगे वो कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हैं, और फिर देखा करेंगे प्लैनेट जो है ये एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए कितना टाइम लेता है। तो अगर वो शख्स, फर्ज करें एक प्लैनेट है, वो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 40 दिन लेता है, और लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको बोले कि जी 2 दिन में या 3 दिन में या 1 हफ्ते में या 7 तारीख को या 10 तारीख को ये काम हो जाएगा, तो हाउ इज़ पॉसिबल। डायरेक्शन तो अल्लाह ताला ने चलानी है प्लैनेट्स की, उनको तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने आगे जाना है। वो इनके हुक्म से तो आगे नहीं जाएंगे कि 40 दिन का सफ़र 10 दिन में तय कर लें और कंडीशंस चेंज हो जाएं, ऐसा नहीं होता। मैंने अगले 6 माह दिए हुए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो अगले 6 माह आ रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। मैं बड़े अरसे से एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बहुत अरसे से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं खाना जंगी देख रहा हूँ। इंडिया असल में तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान में हमला करने के लिए, गिलगित वाली साइड पे और कश्मीर वाली साइड पे।
और वहाँ पे ऑलरेडी प्लान करके हालात ख़राब कर दिए गए हैं पहले से, ताकि जब इंडिया हमला करे तो वहाँ की जो अवाम है या जो जो भी सिस्टम है सारा वो पाकिस्तान के मुखालिफ अगेंस्ट काम करे। तो हमारे एजेंसीज़ को पता है, इसलिए मीडिया पे बात खबर नहीं आ रही। अगर खबर आती है तो जो पहले हवा चल रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे दानों के ख़िलाफ़, वो और भड़क जाएगी। और यही इंडिया और बाकी लोग चाहते हैं। इंडिया को वहाँ बैठा दिया गया है, इंडिया वहाँ पे बाकायदा मशक़ें कर रहा है अपनी। अगर आपको नहीं यकीन तो आप पाकिस्तानी मीडिया को छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है और दुनिया के साथ हम किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं। हम खामोशी से हम कोई भी काम करते हैं ना, अब पिछले दिनों में खबर पढ़ रहा था कि इंडिया ने, रॉ ने और दुनिया में डिफरेंट जगहों पर जाके ऑपरेशंस किए हैं। पाकिस्तान में भी उन्होंने ऑपरेशंस करके बंदे मार दिए हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले आए हैं कि बहुत रॉ जो है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही है पूरी दुनिया में। तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हम काम करते हैं, हम शोर नहीं डालते हैं। हमारा बस यही एक प्रॉब्लम है जो दुनिया को चुभता है कि हम खामोशी से अपना काम भी कर जाते हैं और अपने ऊपर नाम भी आने नहीं देते, और बाद में हम कहते हैं हमें तो नहीं पता। जनरल हमीद गुल की बात आप सबको याद होगी, उन्होंने बोला था 2014 में कि आप दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद से शिकस्त देगा, और वो हुआ, साबित है। जनरल हमीद गुल ने एक बात की थी कि पाकिस्तान में जो हुकूमत चेंज होगी उसके बाद अब एक नई हुकूमत आएगी, अवाम उससे तंग होगी, फिर उसके बाद उस हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना एक इनकलाब आएगा और उस इनकलाब के बगैर पाकिस्तान में हालात बदलेंगे नहीं। वो बड़े दूर फहम जो है ना वो इंसान थे माशाल्लाह। मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है। तो प्रेडिक्शंस जो एस्ट्रोलॉजी की चल रही हैं वो आने वाले दौर में यकसर मुख्तलिफ हैं, जो आप इस वक्त यूट्यूब पर लोगों को देख रहे हैं। तो मैं आज जो आपसे इस वीडियो के साथ मुखातिब हूँ, सिर्फ इसलिए आया था, मैं शायद आज ये वीडियो ना बनाता, मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मुझे मैसेजेस बहुत आना शुरू हो गए थे, और व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनकी तरफ से मुझे बार बार मैसेज आना शुरू हो गए थे कि आप प्लीज़ काइंडली इसके ऊपर आके थोड़ा सा अपनी राय दें। देखें, हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को पहले हम ठीक नहीं करते हैं। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हम अपने मुल्क के लिए या अपने इदारों के लिए हम कुछ सोच सकते हैं या उनको कह सकते हैं। हम खुद, हमारा टोटल निज़ाम, जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी का निज़ाम है, वो टोटली करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इशारों पे हम नहीं खड़े होते हैं, मिलावट हम करते हैं हर चीज़ में, सूद हम खा रहे हैं, हराम का पैसा हम खा रहे हैं। बहुत सारे, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी बात करूँगा, बहुत सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं ओवरसीज़ जो रहते हैं वहाँ पे, माशाल्लाह मेहनत करते हैं अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने वतन के लिए, और एक प्रदेश में रह रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है वहाँ पे रह के इस तरीके से सर्वाइव करना, उन लोगों में रह के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं कई ऐसे मौलवियों को जानता हूँ, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इमामे बांधे हुए सर पे, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेड में काम करते हैं। दोनों चीज़ें हराम हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं इसमें होते हैं। मैंने कई कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो माशाल्लाह पूरा पूरा साल हराम की कमाई करते हैं और उसके बाद जाके उम्रा करके आ रहे होते हैं, और पूरा ख़ानदान उनको जो है ना वो मुबारकबाद देने आ रहा होता है। क्या अभी उन ख़ानदान वालों ने कभी सोचा है कि इससे पूछा जाए कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हालांकि उनको पता होता है इसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हराम है, हलाल नहीं है, उसके बावजूद वो जाकर उसको मुबारक दे रहे होते हैं। तो जब हम जब ये जो फ़र्क है इसको अलग नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं होगी। आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान को देखने के बजाय आप सिर्फ अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या गलती है, आपके मज़हब के हिसाब से और आपके निज़ाम के हिसाब से। जब आप अपने आप को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको बज़ाते खुद एज ए सिंगल शख्सियत जो सज़ा मिल रही है वो अपने किए की वजह से मिल रही है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब आप गुनाह बढ़ जाते हैं तो आपके ऊपर फिर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि जो हो रहा है हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, और आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी अरसे से हो रहा है। जो लोग जो इस वक्त हमारी जनरेशन है जो 90s के बाद पैदा हुई है, उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है, पता ही नहीं है कि पाकिस्तान 90s 60 से पहले क्या था। उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। वो आज सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। चीज़ें फास्ट तरीके से चल रही हैं, दजाली निज़ाम चल रहा है, एक खबर आती है, झूठी है, सच्ची है, कोई नहीं देखता। अगर मेरी मर्ज़ी की है तो मैं फैला दूँगा, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसके ऊपर अपने दोस्तों से बैठ कर तनकीद भी करूँगा। अगर मेरी मर्ज़ी की नहीं है तो मैं उसके ऊपर जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा क्रिटिसिज्म करूँगा, तनकीद करूँगा। और नवाज शरीफ के खिलाफ खबर आती है तो पीटीआई के लोग बड़े खुश होते हैं, पीटीआई के खिलाफ आती है तो नवाज शरीफ नून लीग के लोग बड़े खुश होते हैं। तो ये दुनिया को पता है, हमारे दुश्मनों को पता है कि ये कौम इस तरफ लगी कि इनको लगाए रखो। कितने लोग हैं हमारे पाकिस्तान में से जो इस वक्त कोई नई चीज़ ईजाद कर चुके हैं? कितने लोग हैं आईटी इंजीनियर्स? देख लें, यूनिवर्सिटियों से लड़के निकल रहे हैं, लड़कियां निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। उनको आप अभी बोल देंगे HTML का एक पेज बना कर दे दें और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे लगा दें, उनको उनके हाथों फूल जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का डिलीवर कर रही हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं? हमने कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिछले 3 दहाइयों में 2 दहाइयों में ईजाद कर दी पाकिस्तान के अंदर? ठीक है, हमने खुद क्या किया है? हम इशारे पे नहीं खड़े होते। जनरल ज़िया के दौर में मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा सिस्टम उन्होंने एक लॉन्च किया था
कि पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस ज़ातों के जो लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा उस ज़ातों का, उनको सरकारी मुलाजमीन के अंदर जगह नहीं दी जाती थी। ज़िया साहब कहते थे कि ये वो लोग हैं जो वफ़ादार नहीं हैं, या ये उनके बारे में बड़ी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो फैक्ट हुई हैं बाद में, हकीकत हकीकत पे मबनी थी। बाद में मियाँ साहब आते हैं, उन्होंने आके फिर जो बेड़ा गर्क किया और ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए, और वो फिर चीज़ें साबित हुई ज़िया साहब की कि जो वाकई वो कहते थे कि कुछ ऐसी कौमें हैं, कुछ ऐसी ज़ातें हैं कि जो अपनी औकात दिखाती हैं आगे, उन्होंने दिखाना शुरू कर दी थी। नेचुरल सी बात है, आप कभी भी जाएँ, आप बात हो रही थी फ़लस्तीन के हवाले से, मुझसे पूछा गया था कि फ़लस्तीन पे इस वक़्त हमला हो रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आप बताएँ आपने कितना बायकॉट कर लिया फ़लस्तीन की प्रोडक्ट्स का? नेस्ले पाकिस्तान में आज भी चल रहा है, पेप्सी, कोक आज भी चल रही है। पाकिस्तान में कोक की जो सेल सबसे ज़्यादा है, पेप्सी पिट-पिट के मर गया, उसने बड़ी-बड़ी कैंपेन चला दी। जुनैद जमशेद हुआ करते थे वाइटल साइंस ग्रुप के, उस वक़्त वो चीफ़ थे। बड़ी-बड़ी कैंपेन चलाया करते थे, लेकिन पेप्सी वो पिट गई, कोका कोला चल गई, हालाँकि दोनों इज़राइल की हैं। आज भी हम कोक पीते हैं, हम अपनी लोकल अशिया जो हैं, चाहे वो बेकार हैं, चाहे वो अच्छी हैं, हम उनको प्रमोट नहीं करते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं गैरतमंदी, कि हमारे अंदर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए या अपने आप के लिए कितनी गैरत मौजूद है, नहीं मौजूद है हमारे अंदर, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ पाकिस्तान में चल रही हैं, जो कि जैसे यूनिलीवर एक कंपनी है, हम उसका टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, टूथब्रश भी उसका यूज़ कर रहे होते हैं। इवन के बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो हम लोग यूनिलीवर का यूज़ कर रहे हैं घरों के अंदर, सर्फ उनका आ रहा है, हम लोग कुछ चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं। आप छोटी सी मिसाल दूंगा, आप होंडा 70 ले लें कि मोटरसाइकिल, और आम पाकिस्तानी चाइना की एक बाइक ले लें, तो हम उसको प्रेफर करते हैं होंडा 70 को, पाकिस्तानी को नहीं करते। तो इसके ऊपर डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी, मेरे पास बातें करने को बहुत सारी है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, बट मैं इन्फॉर्मेशन वो वाली नहीं दे सकता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारी इसके पीछे वजूहत होती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स मेरी बात सुन के गलत डायरेक्शन पर जाए। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ, उसके ऊपर सब्र से काम लिया करें, और फौरी तौर पर रिजल्ट्स के लिए मत बैठ जाया करें कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया। एक मिसाल थी, सुन सबने पढ़ी होगी कि तेल देखो तेल की धार देखो। तो अभी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, आप खामोशी से देखें, और जो मैंने प्रेडिक्शंस की हुई हैं कि आप वेट करें, हमारे जो शहजादे हैं इंशाल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया देखेगी उसके बाद कि क्या होता है। अभी हमें अपना जो एक्सटर्नल दुश्मन है, इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया तैयार बैठा हुआ है, और इधर से अमेरिका तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका ने यूएई में जो अपने बहरी बेड़े लाके खड़े किए हैं, वो इसराइल के लिए नहीं खड़े किए हुए, वो उन्होंने हमारे खिलाफ खड़े किए हुए हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो वो भी वहाँ से अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उनका पूरा प्लान है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को निकाल के इंडिया को दे देना है, ताकि वहाँ से बेसिकली चाइना को रोका जाए। खबर पड़ा था कि इसराइल जो गवादर है, इसराइल को बेचने की तैयारी की जा रही है। मुझे एक समझ नहीं आती, एक हैरत होती है मुझे इस बात पे। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, मेरे पे बेतहाशा तनकीद होती है, और जब तनकीद होती है, ऐसी ऐसी तनकीद होती है, मैं कई दफ़ा हंसता हूँ बैठ के कि यार ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, इनको अंदाज़ा ही नहीं है, और तनकीद वो उनके ऊपर से गुजर रही चीज़ें तनकीद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो हमारे आर्मी चीफ हैं या जो हमारे बाकी इदारे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उसमें करप्ट लोग भी हो सकते हैं, उसमें अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं, इतने वो अनकम्पिटेंट हैं कि दुनिया जो मर्जी करते रहे और खामोशी से पाकिस्तान को बर्बाद होने देंगे? पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को जवाल नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आज एक टेक्निक सुन लें इस बात को। पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त, डेट बता रहा हूँ आपको। कायद अज़म पैदा होते हैं उससे पहले 25 दिसंबर को पाकिस्तान बनता है, 14 अगस्त को कायद अज़म की डेथ होती है 11 सितंबर को। अब चूंकि कायद अज़म के फाउंडर जो है वो कायद अज़म है, मोहम्मद अली जिन्ना, तो 25 दिसंबर, 14 अगस्त और 11 सितंबर, इन तीनों डेट्स पे दिन सेम आता है हमेशा हर कैलेंडर में। ये क़यामत है, आप उसको गूगल से अगले 100 साल 2050 का, 2090 का निकाल लें आप कैलेंडर, इन तीनों डेट्स पे 25 दिसंबर, 14 अगस्त और 11 सितंबर दिन एक ही मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं कुंडली। पाकिस्तान की जो कुंडली है, पाकिस्तान को जो बनाने वाला, जिनके फाउंडर, और पाकिस्तान के जो आज़ाद होने का टाइम, और जो कुंडली है वो इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान को जवाल है ही नहीं। जो लोग इस खाम ख्याली में हैं कि पाकिस्तान को तोड़ के निकाल के ले जाएंगे, खतरात बहुत मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने अपने बड़ों को, पाकिस्तान के बड़ों को उस वक्त झंझोड़ा था कि थोड़ा सा ख्याल करें और अपनी आँखें खोलें। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो मुझसे ज़्यादा जागे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा होश में हैं, और उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो इसलिए ये चीज़ आप माइंड में रखें, तनकीद करना छोड़ दें, और कोशिश करें कि अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को ठीक करना शुरू करें। जब आपके आसपास के लोग ठीक होना शुरू करेंगे, खुद आप ठीक हो जाएंगे, तो आपको
आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो तनकीद करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था, आप लोगों को बताना कि सब्र से काम लें और प्रेडिक्शंस के ऊपर वेट किया करें। मेरी नई प्रेडिक्शन आने वाली हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ गर्ज है यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, इसलिए वो सनसनी फैलाते हैं और मिर्चें मसाले लगा के वो वीडियो लगाते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो बात काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और टॉपिक्स मुझे बता दीजिएगा आप लोग कमेंट्स में कि किस किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मेरे पास असल में टॉपिक्स होते हैं, चंद एक टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर मैं पूरी वर्किंग करके वीडियो बनाता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं आता। तो आप मुझे टॉपिक्स दें, लेकिन टॉपिक्स वो हों जो बिखरे हुए, ज़्यादा मुश्किल ना हो, ईजी टॉपिक्स दीजिएगा ताकि उसके ऊपर मैं वर्किंग करके और छोटी छोटी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, तो आप लोग ताकि उससे मुस्तफ़िद हो सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।